हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप पी यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि बेहतर तरीके से चल रहा है। और आज इसका ये 26वां वीडियो है, यानी आज के 26th वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का एक बेहद खास चैप्टर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पिछले दो वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें कि क्या है और कैसे होता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हमारे लाइफ में कैसे है। ठीक है, एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपका लाइक टारगेट 100 है, फटाफट आप लोग वीडियो का लाइक टारगेट 100 कंप्लीट कीजिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए उदित एकेडमी, फिर वहाँ पे टेलीग्राम पेज आएगा, फिर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे, साथ ही साथ जो भी क्लासेस चलती हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स, और साथ ही साथ आपको क्विजेस भी करवाए जाते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग धुआंधार तरीके से पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरएनए इंटरफेरेंस का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? आरएनए आई यानी आरएनए आई को फुल फॉर्म में कहेंगे आरएनए इंटरफेरेंस। क्या? इंटरफेरेंस। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस, उतना लंबा नाम नहीं याद रखना है, बस मैंने बताया ऐसे ही। आरएनए आई का जो उपयोग है, वो प्रयोग है रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? देखिए, ये हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग हम लोग क्यों किसी पौधे में करेंगे? तो कोई भी रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए, जैसे कोई भी कीड़ा मकोड़ा लगता है वो न लगे, इसलिए ही कुछ करेंगे। तो वही कह रहा है कि आरएनए इंटरफेरेंस ये जो तकनीक है वो किसी पौधे में उपयोग किया जाता है, किस लिए? रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए। इतना तो समझ में आ गया। तब किस पौधे में किया जाता है आरएनए इंटरफेरेंस? तो वो है तंबाकू का पौधा। किसका पौधा? तंबाकू का पौधा में आरएनए इंटरफेरेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? रोगाणुओं को नियंत्रित करने के लिए। क्या आपको क्लियर हुआ? एक सेकंड, आपको बताया था ना इस चैप्टर में आपको हर वर्ड को समझना नहीं है, बस क्या क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड टर्म को याद रखना है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या काम करता है? रोगाणुओं को नियंत्रित करता है। किस पौधे में इसको उपयोग किया जाता है? तो भैया तंबाकू में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आरएनए इंटरफेरेंस तंबाकू के पौधे में रोगाणु प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरेला निम्न में से क्या है? देखिए, क्लोरेला जो इस तरीके का दिखता है वो क्या है? तो एक तरीके का वो क्या है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है, यानी एल्गी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पादप जगत जैसे प्लांट किंगडम कितने में बटा हुआ है? 5 में। उसी तरीके वहाँ पे क्या होता है? एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो वही प्लांट किंगडम का क्या है? एक ग्रुप है एल्गी, तो उसी एल्गी का एक पार्ट है क्लोरेला। क्या आपको क्लियर हुआ कि क्लोरेला के बारे में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखिए, कहना चाह रहा है क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो एक शैवाल है। शैवाल क्या होता है? एल्गी होता है। एल्गी क्या है? प्लांट किंगडम को 5 फाइलम में बांटा गया है, उसमें से सारे के बारे में पढ़ना है, जैसे एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। तो शैवाल में एल्गी मतलब आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि क्लोरेला क्या है? शैवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावर सावर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? देखिए, फ्लेवर सेवर नाम का मतलब ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? आपको मैं ट्रांसजेनिक पहले समझाऊं, इसके लिए आपके लिए एक स्लाइड रुकिए दिखाते हैं, एक सेकेंड। चलिए, तो आपके लिए स्लाइड रेडी है ट्रांसजेनिक का। जी हाँ, ये ट्रांसजेनिक यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि ट्रांसजेनिक प्रकार है। ट्रांसजेनिक होता क्या है पहले ये समझना है। देखिए, ट्रांसजेनिक किसको कहते हैं? ट्रांसजेनिक का मतलब ये हुआ, पहले मैं आम भाषा में समझा देता हूँ। जैसा कि ट्रांसजेनिक का मतलब हुआ कि उसमें कुछ आप बदलाव किए हैं। जैसे मैंने बताया था कि यदि आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे बायोटेक्नोलॉजी का, जैसे कि राम का क्या था? दिमाग तेज था, श्याम मेहनत करना जानता था, तो दोनों का जीन अलग अलग लेकर के दोनों को मिला करके एक नया बना दिया गया आदमी को। वो कितना होशियार होगा, मेहनत भी कर पाएगा और दिमाग भी तेज रहेगा, तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। तो वही चीज़ हुआ है ट्रांसजेनिक। मतलब क्या हुआ कि जेनेटिकली उसको
शॉर्टकट में GMO भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी उसमें कुछ जेनेटिक चेंज किया गया है उसको सुधार करने के लिए। क्या चीज़ करने के लिए? सुधार करने के लिए। जैसे कि एक स्लाइड में दिखाता हूँ, मान लीजिए इस जीन में हमको ये पार्ट इसका पसंद आ गया। क्या आ गया? पसंद आ गया, और ये क्या कहते हैं, अच्छा काम कर रहा है, तो इस चीज़ को काट के निकालेंगे। काटेंगे किस काम से, किसके लिए, किससे काटेंगे? तो मैंने बताया था ना, मॉलिक्यूलर सीजर यानी आणविक कैंची से काटते हैं। आणविक कैंची किसको कहते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को कहते हैं। ये बातें उन्हीं को समझ में आ रही होगी जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो समझ जाइए कि डीएनए को काटने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज यूज करते हैं, और उसी से हम लोग डीएनए को काटते हैं। फिर उस डीएनए को, इस जीन मिल गया, ये डीएनए मिल गया। अब इस डीएनए को हमको क्या करना है? एक ही डीएनए ने हमको पसंद है, अब इसको हम डीएनए को किसी सेल में डालेंगे। क्या करेंगे? सेल में डालेंगे, और सेल में डालने के बाद उसका क्या कर लेंगे? पौधा बना देंगे। क्या कर देंगे? पौधा में डाल देंगे। इससे क्या होगा? उस पौधे में जीन एक्सप्रेस हो जाएगा। तो मोटा मोटी तौर पे आप समझ गए होंगे कि कैसे ट्रांसजेनिक किया जाता है। जैसे कि कुछ पसंद है, जैसे कि ये टमाटर कैसे बनाया गया, तो टमाटर का जो छिलका होता है वो काफ़ी पतला होता है, जो कि काफ़ी पतला वाला टमाटर जल्द ही खराब हो जाता है। जिस टमाटर का छिलका काफ़ी पतला होगा वो कुछ 2 दिन में 3 दिन में रखा रखा सड़ जाएगा, लेकिन अगर उसी टमाटर का छिलका को काफ़ी मोटा कर दिया जाए तो क्या होगा? वो जल्दी सड़ेगा नहीं और 10 से 20 दिन तक भी रह जाएगा। तो इसलिए वो टमाटर के इस समस्या को देखते हुए एक टमाटर का नया प्रकार तैयार किया गया, फ्लेवर सेवर नाम का। वो लंबे टाइम तक खराब नहीं होता था, सही रहता था, क्योंकि उसका ऊपर वाला छिलका क्या होता था? मोटा होता था। तो वही आपको बस इतना ये समझना था। लेकिन अब आपको याद क्या रखना है? आपको इतना पूछेगा? जी नहीं, ये फालतू बातें हैं, बस इसलिए ताकि आपको फील आ जाए, पढ़ने में मन लगे, इसलिए मैं बताया। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि फ्लेवर सेवर जो ट्रांसजेनिक प्रकार है वो किसका है? तो टमाटर का है। और आपके माइंड में ये डायग्राम बैठ जाना चाहिए कि फ्लेवर सेवर जो है टोमेटो का है। कब हुआ था? 1994 में ये हुआ था, ठीक है। फ्लेवर सेवर किसका ट्रांसजेनिक प्रकार है? टमाटर का ट्रांसजेनिक प्रकार है, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्या आएगा, आपका ये सवाल सबसे बड़ा डर रहता है, हर एक स्टूडेंट का यही डर रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई है, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रहा हूँ लेकिन सुनना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है कि ये जो ग्रुप E1 का एग्जाम है आपके बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का, खास करके कोई ऑफिशियली सिलेबस ही नहीं है कि आखिर क्वेश्चन आएगा कहाँ से। कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं। यहाँ तक कि मैंने टीम मेंबर से बात करी, JEE यूपी के मेंबर से मेल किया था, तो वहाँ से भी रिप्लाई यही मिला कि भैया आप इंटर तक के सिलेबस को पढ़ लीजिए, हम लोग अप टू क्लास 12th तक में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो फिर आपका सवाल होगा कि आप कैसे जान रहे हैं कि यही आएगा, यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो देखो भाई, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, क्योंकि हम टीम मेंबर से भी बात की, कहीं ऑफिशियल ये इसका कोई सिलेबस नहीं है। अरिहंत बुक में कुछ सिलेबस फालतू सा डाल दिया गया है, लेकिन वैसा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपके 11th 12th के NCERT से आ रही हैं। मेरे को साफ देखने को लग रहा है अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें से कम 40 से 42 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं NCERT से लाइन तक खुजवा सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब मैं तैयारी करवाना स्टार्ट किया तब से उतना समय नहीं था कि आपको पूरे NCERT के लाइन बाय लाइन में समझा सकूं। तो मैं सोचा कि कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं चैप्टर का ओवरव्यू दे सकूं, ताकि आप खुद से NCERT पढ़ें और पहचान सके कि कैसे इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो बिना NCERT पढ़े आप 100% प्रोडक्टिविटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, मेरे वीडियो को देखिए, क्वेश्चन को कुछ याद रखिए, फिर आपको इससे पता चल जाएगा अच्छा इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आप उस चैप्टर के एक बार हिंदी मीडियम में NCERT को पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए, तब जाके आपको 100% प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ वीडियो देखिएगा तो फिर भी मिलेगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन सुना सुना लग रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं होगा कि आप टिक कर दीजिएगा। 100% टिक तभी कर पाइएगा जब हम जो पढ़ाएं सेम वही आ गया तो आप टिक कर लीजिएगा। अगर हम जो पढ़ाएं उससे मिलता जुलता आया तो आपको सोचना पड़ेगा, हो सके वही चीज़ NCERT में लिखा हो। तो NCERT पढ़ना मस्ट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए कोई सिलेबस ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मतलब इस एग्ज़ाम के लिए कोई सिलेबस ही नहीं है। मेरे को तो आश्चर्य हुई जान के, मैंने बहुत ट्राई किया इसका सिलेबस जानने का, लेकिन फिर मैंने बैठ गया 2-3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का व्यवस्था करके, बस उसी को देखा। तो वहीं से मेरे को लगा कि नहीं, यहाँ 12th क्लास का पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले 12th पढ़ाया। 12th का कंप्लीट करने, इकोलॉजी तक का पार्ट को मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास 11th के मेन पार्ट हैं 2, ह्यूमन फिजियोलॉजी
जो कि मानव के बारे में पढ़ना है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये वो लंथन। उसके बाद फिर वर्गीकरण वाला चैप्टर, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ये वो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये सब चैप्टर्स हैं, ठीक है। जो अच्छे से पढ़े होंगे बोर्ड के 11th क्लास को, उनको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, मैं जहाँ तक हो सके मैक्सिमम कंप्लीट मई तक में कवर कर दूंगा, फिर आपको रिवीजन भी करवा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बस लगे रहिए। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अनुमान लगाया जा सकता है, कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ तो पढ़ें। ठीक है। तो इतना देर 2 मिनट का समय लिया आपका, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये बोलना आपको ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे वीडियो पे पूरा डिपेंडेंट हो जाते हैं। जी नहीं, अगर 20 मिनट के वीडियो से आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन सही हो जाए तो फिर कोई कौन पढ़ेगा 2-2 घंटे एनसीईआरटी की किताबें। तो सही तो होंगे क्वेश्चन, लेकिन एक शर्त पे, जब मेरे पढ़ाई हुई चीज़ सेम टू सेम आ जाए, जिसका की प्रोबेबिलिटी मुश्किल से 40 से 50% है। लेकिन आप यदि एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो लगभग 70 to 80% चांस है कि आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और फिर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाके 100% हो पाएगा। लेकिन हाँ, आपका जब ये हाल है तो हर बच्चे का यही हाल है। ये कंपटीशन है, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ पे एवरेज स्कोर करने वाले का रिजल्ट होता है, ना कि बहुत हाई स्कोर करना है। जरूरी नहीं है कि एकदम पूरा फुल में फुल मार्क्स होना चाहिए, बस आप एवरेज 50 to 60% भी यदि क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो मेनली आपको रिजल्ट से मायने रखना है। तो बेस्ट वे है कि आप मेरे वीडियो को देखिए, फिर उस चैप्टर के एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, और आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर आप एग्ज़ाम में बैठिए, तो मेरे ख्याल से आपका बेहतर होगा। और बात रही फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा ही नहीं सकता, उतना मुझे को आइडिया नहीं है उसमें। लेकिन इस साल 2022 वाले सेशन के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री का टीचर उतना नहीं हम लोग अवेलेबल कर पाए कम टाइम में। लेकिन हाँ, 2023 वाला बैच में हम तो सोचे हैं कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को हम पढ़ाएंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी टीचर स्पेशलिस्ट टीचर को बैठाएंगे, फिर वो भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 2022 हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर 23 के लिए तैयार रहना है। लेकिन हाँ, इस बार स्किप नहीं करना है, पूरा ट्राई कीजिए। फिर हम लोग CUET पे फोकस करेंगे। जैसे आपका एग्जाम का मई तक कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी करा के फिर एग्जाम दिलवा देंगे। 6 से 9 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा, पूरा रिवाइज करवा देंगे। उसके बाद हम लोग CUET पे आएंगे। मैंने बोला है ना, हर बच्चे को CUET भरना है, इससे ज़्यादा सीट आपको वहाँ पे है, और सिलेक्शन का भी चांस वहीं पे होगा, क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ क्लास 12th का सिलेबस है, और उसका सिलेबस एग्जैक्ट यही है, एनसीईआरटी बायोलॉजी। और मैंने 12th लगभग ख़त्म कर दिया है, आप एक बार पढ़ चुके हो। फिर से मैं वहाँ पे 12th को पढ़ाऊंगा, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, ठीक है। तो बस इतना देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये बोलना जरूरी था बच्चों को, ठीक है। ये पता रहेगा तब मेरा काम क्या है, आपको गाइड करना, राइट वे क्या है, सही रास्ता क्या है, वहाँ तक पहुँचाना। यहाँ पे उल्लू पुचू कोई भी आ रहे हैं बोल रहे हैं कि यही पढ़ लो वही क्वेश्चन आ जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो राइट वे है मैं वो सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए, एक नॉर्मल राइस है, एक गोल्डन राइस है। ऐसा नहीं कि उसमें हल्दी लगा दिया गया, जी नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी ट्रांसजेनिक राइस है। वही बोला ना, राइस के साथ छेड़खानी किया हुआ है, कुछ बदला हुआ है, उसको गोल्डन कलर दिया हुआ है, और उसमें कुछ प्रोटीन एक्सेस किया गया, कुछ विटामिन एक्सेस किया गया है, उसमें डाला गया है। तो वही पूछ रहा है कि गोल्डन राइस बेसिकली कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन ए, याद रखिएगा, गोल्डन राइस इसलिए बनाया गया ताकि उसमें विटामिन ए भर सके, मतलब उसमें विटामिन ए एक्स्ट्रा मात्रा में होता है। तो सीधा सीधे आपको याद रखना है कि गोल्डन राइस में क्या सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में क्या होता है, विटामिन ए। किसने किसने गोल्डन राइस खाया है, मैंने तो नहीं खाया भाई, बहुत महंगा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, सबसे पहला ट्रांसजेनिक फसल। ट्रांसजेनिक का मतलब बार बार आप समझ रहे हैं, इसको हिंदी में कहे तो पारजीवी। क्या कहते हैं, पारजीवी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्पेशली आप देख ले, हो सके आपके एग्जाम में हिंदी में लिख दे ट्रांसजेनिक फसल या फिर पारजीवी फसल, तो आपको पारजीवी भी ध्यान रखना है। पारजीवी फसल है, सबसे पहला किस पे ट्राई किया गया था, तंबाकू पे। सबसे पहला ट्रांसजेनिक फसल जिसमें और फेर किया होगा, कुछ बदल किया होगा, तो वो क्या था, तंबाकू। तो सबसे पहला ट्रांसजेनिक फसल क्या है, तंबाकू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अनुवांशिक रोग को किस चिकित्सा पद्धति के दुरुस्त किया जा सकता है। देखिए, रोग क्या होते हैं, कुछ रोग हैं जो कि अनुवांशिक होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप जेनेटिक्स का वीडियो देखे होंगे, अनुवांशिकता का वीडियो देखे होंगे, तो वहाँ पे मैंने डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, कुछ सिंड्रोम के बारे में बताया था। तो ये सब क्या है, जेनेटिक डिजीज है। क्या है, जेनेटिक डिजीज।
और जेनेटिक डिजीज को कोई दवा से ठीक नहीं किया जा सकता है। एलोपैथी मतलब क्या होता है? दवा, इंग्लिश दवा। शल्य पद्धति मतलब क्या होता है? शल्य मतलब होता है ऑपरेशन करना, सर्जरी के द्वारा। जी नहीं, इससे भी नहीं हो सकता है। अनुवांशिक रोग का ठीक उसको परमानेंटली क्योर तो किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दे कि पूछ दे किससे किया जा सकता है, अगर आप ट्राई करना चाहें कि कैसे ठीक करें, तो कोई भी अनुवांशिक रोग को जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, इंग्लिश में बोले तो जीन थेरेपी और हिंदी में बोले तो जीन चिकित्सा के माध्यम से आप अनुवांशिक रोग को ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी? देखिए, इंसुलिन कुछ ऐसा होता है, इंसुलिन का ये आणविक रचना है, इसका खोज किसने किया था? आपको ये इंसुलिन का आणविक रचना याद नहीं रखना है, बस मैं दिखाने के लिए, ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है, कि इंसुलिन कुछ ऐसा होता है, उसका आणविक रचना ऐसा होता है। तो उसका खोज किसने किया था? तो फ्रेडरिक सेंगर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फ्रेडरिक सेंगर। इंसुलिन के आणविक रचना की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक सेंगर ने करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो सबसे पहली बार क्लिनिकल जीन चिकित्सा पता ही दिए, जीन थेरेपी किस लिए किया जाता है? तो जेनेटिक डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए, इलाज करने के लिए। लेकिन सबसे पहला कौन सा बीमारी है जिसको कि खत्म करने के लिए जीन थेरेपी उपयोग में लाया गया था? तो वो है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। क्या? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को खत्म करने के लिए सबसे पहली बार क्लिनिकल जीन चिकित्सा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन किसके अग्नाशय से निकाला जाता है? यह आपने सुना होगा कि किसी को अगर शुगर बीमारी हो गया, यानी मधुमेह हो गया है, तो वो क्या करता है? शुगर का मीट खाता है। पहले ज़माने के बातें हैं, लोग कहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा खाना है, शुगर का मीट बहुत हेल्दी होता है, ऐसा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इंसान के लिए, खाना चाहिए। लेकिन इस मामले में कि मधुमेह में अगर इंसुलिन, आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन होता किसके कारण है? इंसुलिन की कमी के कारण। इंसुलिन की कमी के कारण। और थोड़ा सा डिटेल में जाऊं, आप लोग बोलो तो चलो चाहता हूं। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। यह हार्मोन किसके द्वारा रिलीज होता है? बीटा सेल के द्वारा। बीटा सेल किसका है? पेनक्रियाज अग्नाशय। अग्नाशय से इंसुलिन रिलीज होता है ना। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये जो इंसुलिन है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है? कम करता है। तो मधुमेह रोग में होता क्या है? मधुमेह रोग में होता क्या है? किसी भी पेशेंट के कोई भी पेशेंट है तो उसके ब्लड में क्या होता है? ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इंसुलिन उसको क्या करता है? कम करता है। उस इंसान का पेनक्रियाज में उतना क्षमता नहीं रहता कि उतना इंसुलिन निकाल सके जितना कि वो ग्लूकोज को कम कर सके, तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन जो मानव के यूज के लिए निकाला जाता है वो सुअर के से किससे? सुअर के अग्नाशय से निकाला जाता है। ठीक है, किसके? सुअर के। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इससे कई बार मैच नहीं खाता था, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस आ जाते थे, 100% सक्सेसफुल नहीं था। अब बहुत तरीके के बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अच्छे क्वालिटी के इंसुलिन को भी लाया जा चुका है। अब सुअर का उतना उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि मधुमेह रोगियों के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला इंसुलिन को किससे निकाला जाता है? किसके अग्नाशय से? तो सुअर के अग्नाशय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निर्मित ट्रांसजेनिक गाय का नाम क्या है? सबसे पहला ट्रांसजेनिक गाय। ट्रांसजेनिक गाय का मतलब यही हुआ कि वह वो गाय जो कि क्या हो? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो, यानी उसमें कुछ और फेर किया गया हो। तो वो सबसे पहले कौन थी? रोजी नाम की गाय थी। या देखिए, रोजी वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, लिखा हुआ है ना, इन 1997, 1997 ईस्वी में सबसे पहली बार रोजी नाम के ट्रांसजेनिक काउ को बनाया गया था। ठीक है, और ये क्या, इसमें खासियत क्या था कि 2.4 ग्राम पर लीटर, 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन था। जैसे कि 1 लीटर दूध में कितना प्रोटीन था? 2.4 ग्राम। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक का सबसे पहला कौन था? रोजी। कब बनाया गया? 1997 में। ये क्या, तो इसमें क्या बेनिफिट था? तो इसमें प्रोटीन मात्रा ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था? तो 2.4 ग्राम पर लीटर। अगर रोजी से क्वेश्चन आया तो इससे ज़्यादा क्या आएगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है? वीर्य यानी सीमेन।
क्या? सीमेन। सीमेन यानी स्पर्म। स्पर्म को जब रखना होता है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट में रखना पड़ता है, फ्रीजिंग में रखना पड़ता है, बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है, ठीक है। तो वो किस में रखा जाता है? सबसे पहली बात, वीर्य को जो हिमीकृत किया जाता है -196 डिग्री सेल्सियस, कितना? -196 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और किस में रखा जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में। किसमें? लिक्विड लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि जो वीर्य को हिमीकृत किया जाता है वो -196 डिग्री सेल्सियस, इतना ज़्यादा ठंडा वाले टेम्परेचर में रखा जाता है। और किस में? तो तरल नाइट्रोजन में। किस में? तरल नाइट्रोजन। और तरल नाइट्रोजन टैंक कुछ इस प्रकार का होता है और ये काफ़ी मतलब हाईली मतलब बहुत ज़्यादा हीट रेजिस्टेंस होता है। इसमें रखा हुआ चीज़ जल्दी गर्म नहीं हो सकता है। इसके अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर ऑलवेज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? देखिए भैया, ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस में पूछा गया है। बात अलग है कि यूपी पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा गया है ये क्वेश्चन शायद यूपी सेट में पूछा गया था AKTV के एग्जाम में, ठीक है। तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वाले जो एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी मैं देखता हूँ कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो भैया ये क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए मैं पहले भी पढ़ाया था कि सुनहरे धान यानी गोल्डन राइस। देखिए गोल्डन राइस मैंने पढ़ाया और आपके एग्जाम में आ गया सुनहरा धान, तो ये तो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि गोल्डन मतलब सुनहरा, राइस मतलब धान। तो आपको इतना तो माइंड एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भैया। ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो भैया विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये देखिए कोकून को देख रहे होंगे, इसी से सिल्क फाइबर बनता है। तो उस सिल्क फाइबर में, सिल्क धागा को क्या कहते हैं? सिल्क फाइबर कहते हैं। तो उस सिल्क फाइबर में क्या? सिल्क फाइबर में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो है फाइब्रोइन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन। सिल्क फाइबर में कौन सा प्रोटीन? फाइब्रोइन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GAATTC क्या? GAATTC निम्नांकित में से किसका रिकॉग्निशन साइट है? ये क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में भी करवाया है। तो जो बच्चे पिछले क्लास देखे हैं तो उनके लिए ये टेस्ट है कि क्या होगा। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। GAATTC किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो EcoR1 का। भैया EcoR1 क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? DNA को काटता है, ठीक है, एनविक कैंची के रूप में काम करता है। तो GAATTC किसका रिकॉग्निशन साइट है? तो EcoR1 का। चलिए अब कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BT जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया जाता है? देखिए BT जीन, ये नाम कहाँ से आया? BT का मतलब होता है बेसिलस थुरिनजेनेसिस। क्या होता है? बेसिलस थुरिनजेनेसिस। और बेसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का जो जीन है ये क्या है? एक प्रकार का विष है। क्या? विष यानी जहर, जो कि अगर कोई मान लीजिए BT जीन अगर डाल देते हैं किसी फसल में और उस फसल को यदि कोई कीड़ा खाता है तो कीड़ा क्या करेगा? उसके आंत में जाने के बाद ये BT जीन एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद उस कीड़े को क्या कर देगा? उसका आंत फाड़ देगा, यानी कीड़ा मर जाएगा। कीड़ा मर जाएगा तो उससे कम कीड़ा लगेगा। इस तरीके से फसल को बचाया जा सकता है। फिर आपका सवाल होगा कि सर वही फसल तो हम खाएंगे, तो फिर हमारा भी हाथ फाड़ देगा। तो भैया हमारे हाथ में उतना पावर है कि इसको झेल सके, ठीक है, समझे। हमारे हाथ में उतना पावर है कि झेल सके, लेकिन कीड़े के हाथ में उतना पावर नहीं है। मोटा मोटी तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो BT जीन का उपयोग जो होता है वो किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है? तो कपास के लिए भी, टमाटर के लिए भी, मक्का के लिए भी। तो BT कपास भी बनाया गया, BT टमाटर भी बनाया गया, BT मक्का भी बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सफल साबित हुआ है कोई भी इंसेक्टिसाइड्स के रूप में। मतलब कोई भी इंसेक्ट इसमें नहीं लगता है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजा का प्रयोग किन बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है? भैया तो ये भी एप्लीकेशन वाले पार्ट में ही आता है, क्योंकि ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। मैंने पढ़ा दिया है जेनेटिक्स में ही। जो बच्चे जेनेटिक्स पढ़े हैं वो तो पटाख दे के बताएंगे कि एलिजा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। किसके लिए? एड्स के लिए। और एड्स क्या है? एक क्या है? ये रोग विषाणु जनित रोग है। कौन से विषाणु से होता है? HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण? HIV वायरस के कारण होता है। और भी डिटेल जाना है तो आपको HIV का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। फिर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है?
एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर याद रहेगी तो आपके एग्जाम में बिल्कुल ही मार्क्स उठेंगे। और अच्छा याद रखिएगा, ये कंपटीशन है, यहाँ पे 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाया जाता है, यहाँ पे एवरेज स्कोर करने वाले का भी रिजल्ट होता है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है जो कि 95% मार्क्स लाओगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं हमारे नोट्स से, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के मैथ्स के भी नोट्स अवेलेबल है। हैंड रिटेन नोट्स है, यहाँ पे कोई वीडियोस नहीं है, हैंड रिटेन नोट्स है। इसी साल इस कोर्स को लॉन्च किया गया है ताकि आपका कुछ हेल्प हो सके। और उससे रिलेटेड MCQ है, प्रीवियस ईयर MCQ है, मॉडल पेपर भी है। तो अगर लेना चाहते हैं आप इस कोर्स को, इस कोर्स का नाम है बेसिक सोल्यूशन ऑफ डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम। तो आप उदित फार्मेसी क्लासेस जाइए, प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको इंस्टॉल कीजिए। वहाँ इंस्टॉल करने के बाद आपको एक कोर्स मिलेगा, उस कोर्स में इनरोल होइए, मात्र 300 प्राइस है। और कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं पेमेंट इशू से। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।